नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का स्टडी वेब्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मैं सुधांशु पटेल आप सभी मित्रों का आज के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सेशन में स्वागत करता हूं। और ये जो सेशन है ये बेसिकली रैपिड फायर क्वेश्चन के नाम से जाना जाएगा। मतलब हम बहुत ही तेजी के साथ जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट या किसी अन्य एग्जाम के लिए अगर आप लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा है तो बस हम एक रिकॉलिंग रिवीजन टाइप के क्वेश्चन होंगे, बहुत एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं किया जाएगा। तो चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं। 99 क्वेश्चन है तो मतलब बड़ा सेशन होने वाला है। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जरा देखिएगा क्या है। पहला प्रश्न जो है वो सिंपल सी भाषा में जो लिखा गया है वो क्या है, देखिएगा। कह रहे हैं कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल करी गई? एनफील्ड राइफल को कब शामिल करा गया? चार ऑप्शन है। नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857। तो अगर हम आपसे बातचीत करें तो 1857 की विद्रोह का जो तत्कालिक कारण था वो यही था कि भैया चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जाना शुरू किया गया। और इससे पहले जो एक प्रकार से जो बंदूक प्रयोग में लाई जाती थी उसका नाम था ब्राउन बेस। क्या नाम था? ब्राउन बेस। और ब्राउन बेस की जगह पर बंदूक इस्तेमाल कौन सी की जाने लगी? इसकी जगह पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाने लगा। और इसी के परिणाम मतलब ये कब शामिल करी गई? तो ये शामिल करी गई दिसंबर 1856 को। तो हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1856 को बेसिकली ब्राउन बेस की जगह पर चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को क्या किया गया? सेना में शामिल किया गया। और इसी की वजह से, तत्कालिक कारण की वजह से 1857 की विद्रोह हुआ। कह रहे 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? लखनऊ से, इलाहाबाद से, झांसी से, मेरठ से। तो दिए गए ऑप्शंस में उत्तर होगा मेरठ से शुरू हुआ। बेसिकली अगर मेरठ की बातचीत करें तो मेरठ में कब शुरू किया गया? तो हम कहेंगे 10 मई को विद्रोह जो है वो प्रारंभ किया गया। 10 मई को ये विद्रोह 1857 को प्रारंभ किया गया। बेसिकली यहाँ के सैनिकों ने क्या किया? बेसिकली चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया और विद्रोह किया। और उसके परिणाम स्वरूप वो दिल्ली की तरफ रवाना हुए। और दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय व बख्त खान के नेतृत्व में 11 मई 12 मई को क्या हुआ? बेसिकली दिल्ली पर एक प्रकार से अधिकार किया। तो विद्रोह 1857 के विद्रोह कब प्रारंभ हुए और कहां का नेतृत्व किसने किया, इसके बारे में एक लिस्ट है। तो कह रहे 26 फरवरी 1857 को विद्रोह बहरामपुर से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे 29 मार्च 1857 को ये बैरकपुर में पहुंचता है, जहां मंगल पांडे ने गोली चलाने मतलब अपने सीनियर्स की हत्या कर दी और बाद में उनको फांसी दे दी गई। 11 मई 1857 को विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ और यहाँ पर बंगाल लाइट कैवलरी के जो सैनिक थे इन्होंने विद्रोह किया। इसके बाद 11 मई 1857 को दिल्ली में बेसिकली बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खान के नेतृत्व में विद्रोह का प्रारंभ हुआ। 4 जून 1857 को लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह प्रारंभ किया। 6 जून 1857 को इलाहाबाद में लियाकत अली के नेतृत्व में विद्रोह का प्रारंभ हुआ। फैजाबाद में अहमदुल्ला ने क्या किया? फैजाबाद में अहमदुल्ला ने विद्रोह का नेतृत्व किया। कानपुर में तात्या टोपे और नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया? विद्रोह का नेतृत्व किया। इसके साथ साथ अगर हम बरेली की बातचीत करें तो खान बहादुर खान साहब ने क्या किया? बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ बैरकपुर से, मेरठ से, दिल्ली से, झांसी से। आपके सामने ऑप्शन है 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। 4 ऑप्शन है, आपको उत्तर देना है। कहां से प्रारंभ हुआ था? जल्दी से आंसर करिएगा, कहां से प्रारंभ हुआ? दिए गए ऑप्शंस में अगर हम आपसे बातचीत करें तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि भैया सबसे पहले बातचीत करें तो बैरकपुर से प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मारेंगे तो ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मतलब क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेलेस्ली था? नहीं भैया। डलहौजी था? नहीं भैया। इसी की हड़प नीति, डलहौजी की हड़प नीति क्या है? इसी की हड़प नीति जो है वो बहुत फेमस है। कैनिंग था? बिल्कुल। कैनिंग साहब क्या थे? कैनिंग साहब 1857 की क्रांति में भारत के गवर्नर जनरल थे और यही कैनिंग साहब ही भारत के पहले वायसराय भी बने। क्या बने? पहले वायसराय भी बने। वायसराय भी क्या कौन बना? पहले वायसराय। जब क्रांति समाप्त हुई तो जब भारत का शासन जो है ब्रिटिश क्राउन के अधिपत्य में ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रांसफर किया गया तो भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग साहब बने। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? कौन सा कारण नहीं था? 4 ऑप्शन है। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास। भैया सिंपल सी बात है,
ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाना शुरू कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। कह रहे हैं जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश। भाई भारतीयों को समुद्र पार यात्रा करना मना था धार्मिक कारणों से, और क्या किया गया, बेसिकली सिपाहियों को समुद्र पार दूसरे अन्य देशों की सेवा के लिए भेजा जाना शुरू किया गया। तो एक रीजन ये भी हो गया विद्रोह का। अगला, भत्ते की रोकथाम। बिल्कुल, तो जो डाक भत्ता था ये पहले मिलता था, लेकिन फिर क्या हुआ, भत्ते की रोकथाम कर दी गई। तो उपरोक्त तीनों ही कारण विद्रोह के थे, लेकिन अधिकारियों की अक्षमता विद्रोह का कारण नहीं थी। अधिकारी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी बहुत ही सक्षम थे और ये कारण नहीं 1857 के विद्रोह का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो बिना सोचे समझे आप कहोगे बेगम ऑफ अवध या हजरत महल। क्या कहोगे? हजरत महल के नेतृत्व में बेसिकली क्या हुआ, आपका लखनऊ का विद्रोह आगे बढ़ा। तात्या टोपे, तो आप कह सकते हो कानपुर का नेतृत्व किया इन्होंने। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी का नेतृत्व इन्होंने किया, और नाना साहब ने भी कानपुर का ही नेतृत्व किया था। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है? किसका नाम जुड़ा है? भगत सिंह? नहीं, बाद में है। इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में करी। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी, है ना। और अगर हम आपसे बातचीत करें तो इनका नाम क्रांतिकारियों की सूची में सर्वोपरि है। तात्या टोपे, बाल गंगाधर तिलक, भैया इन्होंने मराठा और केसरी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। मराठा और केसरी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। इन्होंने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का क्या किया था इन्होंने? निर्माण किया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का इन्होंने निर्माण किया था। और तात्या टोपे का नाम क्या है? 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ है। तात्या टोपे का नाम 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? किसने नहीं लिया विद्रोह में भाग? किसने नहीं लिया? तो जो पढ़े लिखे लोग हो गए थे। जो मैकाले मिनट 1835 का आया है, 1835 में जो मैकाले मिनट आया उसके परिणाम स्वरूप जो भारतीय लोग ब्रिटिश कल्चर, ब्रिटिश एजुकेशन से परिचित हो गए, उन्होंने 1857 के क्रांति में भाग नहीं लिया। और ये भी कह सकते हो बहुत सारे, जैसे हैदराबाद के निजाम हैं, इसी तरीके से जो राजा महाराजा रजवाड़े टाइप के लोग थे, उन्होंने भी बेसिकली इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा। और इसके साथ साथ बातचीत करें तो जमींदार साहूकार जैसे लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा। लेकिन खेतिहर मजदूरों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और कृषकों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो साहूकार और जमींदार साहब लोगों ने इसमें क्या किया था? पार्टिसिपेट नहीं किया था। अपना उत्तर चुनना है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 2 और 4। जहां पर 2 और 4 होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 और 4 जहां पर ऑप्शन में होगा वही क्या हो जाएगा? तो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब करी? ऑप्शन है 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1858, और फिर अगर हम आपसे बातचीत करें 17 नवंबर 1859। तो उत्तर आएगा 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा करी। ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, और भारत का शासन प्रशासन किसके क्राउन में चला गया? सीधा डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? किसने स्थापित करी थी? कह रहे न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, वासुदेव बलवंत फड़के ने और ज्योतिबा फूले ने। अगर हम उत्तर की बातचीत करें तो आप देखोगे भैया इसमें क्या है, बंबई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के संबंध में। ये रामोसी क्या है? जनजाति। कहां की? तो हम कहेंगे बंबई की है, मुंबई की ये जनजाति है, यानी कि महाराष्ट्र लिखा हुआ। तो इसमें कृषक जत्था की स्थापना जो है वो वासुदेव बलवंत फड़के ने करी थी। मतलब ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बघेरा विद्रोह कहां का हुआ? तो बघेरा विद्रोह ऑप्शन है सूरत, पूना, कालीकट, बड़ौदा। तो अगर हम आपसे बातचीत करें, बघेरा विद्रोह जो है वो गुजरात में बेसिकली जो गायकवाड़ थे, गायकवाड़ ये क्या कर रहे थे? ये मतलब शासक वर्ग था,
ये ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता से किसानों से बहुत ज्यादा टैक्स वसूल रहे थे। किसानों से क्या कर रहे थे? किसानों से बहुत ज्यादा टैक्स ले रहे थे। अब बहुत ज्यादा टैक्स लेने की वजह से यहाँ के किसानों ने विद्रोह कर दिया। और ये गायकवाड़ कहाँ के थे? तो बड़ौदा के थे। बेसिकली बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो हम कहेंगे ये विद्रोह जो है 1818 में 1880 में 1818 में ये विद्रोह क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो अगर हम आपसे बातचीत करें, यह विद्रोह 1820 के आसपास क्या हो गया? समाप्त हो गया था। पागल पंथ की स्थापना किसने करी थी? चार ऑप्शन, बुल्ले शाह, करम शाह, यजुवेंद्र सिंह, स्वामी सहजानंद। जल्दी से आंसर करिए इस प्रश्न का कि पागल पंथ की स्थापना किसने करी थी। बेसिकली अगर हम आपसे बातचीत करें, यह एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। अर्ध धार्मिक संप्रदाय, अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, ठीक है। और इसके बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो पागल पंथ की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? तो ये करम शाह के द्वारा इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा? करम शाह के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, करम शाह ने बेसिकली पागल पंथ की स्थापना करी थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह बेसिकली कह रहे हैं 1807-8 में हुआ था, 1820 में हुआ, 1858-59 में हुआ, 1889 में हुआ। तो क्या उत्तर होगा? कहेंगे भैया ऐसा कोई विद्रोह ही नहीं हुआ था, मतलब चारों ही ऑप्शन गलत है। हाँ, छोटा नागपुर क्षेत्र में अगर हम आपसे बातचीत करें तो तीन प्रमुख विद्रोह में एक हुआ कोल विद्रोह, कोल विद्रोह, ये 1831-32 की बात है। इसके बाद दूसरा जो हुआ वो हुआ संथाल विद्रोह, सिद्धू कानू चांद भैरव के नेतृत्व में 1855-56 में। और अगर हम अगली बातचीत करें, अगला कौन सा विद्रोह हुआ? तो हम कहेंगे मुंडा विद्रोह हुआ। मुंडा विद्रोह, ये तीन विद्रोह हुए छोटा नागपुर क्षेत्र में। और ये मुंडा विद्रोह कब हुआ? तो हम कहेंगे ये क्या कहते हैं, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये मुंडा विद्रोह किया गया। तो कब किया गया? तो हम कहेंगे 1899 के आसपास, 1899-1900 में यह विद्रोह किया गया था। और ऐसा कोई विद्रोह नहीं है जो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से जाना जाता हो, मतलब इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, तो इसको स्किप करना है। इसकी जगह पर ये तीन विद्रोह हुए, कोल विद्रोह 1831-32 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में, और मुंडा विद्रोह की बातचीत करें तो ये मुंडा विद्रोह 1899-1900 में हुआ था। ठीक है, संथाल विद्रोह सिद्धू कानू चांद भैरव के नेतृत्व में हुआ था। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें मुंडा विद्रोह जो है तो वो कब हुआ है? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899-1900 में कंडक्ट करा गया था। कह रहे हैं कि ईस्वी 1855 में संथाल विद्रोह, 1855 में संथाल विद्रोह, अभी बताया 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। कह रहे किसके नेतृत्व में हुआ? कह रहे सिद्धू कानू, बिल्कुल सही, बिल्कुल यहीं पर ऑप्शन में रुक जाओ। सिद्धू कानू चांद भैरव के नेतृत्व में संथाल विद्रोह जो हुआ था वो किया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 15। हौज विद्रोह आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहे हैं? अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं हौज विद्रोह जो है वो कब हुआ था? तो हौज विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन कह रहे हैं 1620, 1621, 1720, 1721, 1820, 1821, 1920, 1921। तो हम कहेंगे हौज जो विद्रोह है वो 1820 से 21 के मध्य में हुआ था, 1820 से 21 के मध्य में हुआ था। और इसका जो केंद्र है वो कौन था? संथाल परगना। इसका केंद्र क्या था? इसका केंद्र जो था वो संथाल परगना था, संथाल परगना इसका केंद्र था। चलिए आगे चलते हैं। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? चार ऑप्शन, गुरु रामदास ने, गुरु नानक देव ने, गुरु राम सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या ऑप्शन सही होगा? बेसिकली 1840 के दशक में कूका आंदोलन जवाहर मल के द्वारा शुरू किया गया। शुरू किसने किया था? तो शुरू किया था जवाहर मल के द्वारा 1840 के दशक में इसको प्रारंभ किया गया था। लेकिन इसको संगठित करने का काम जो है वो किसने किया? तो हम कहेंगे गुरु राम सिंह जी ने इसका क्या किया था? इसको संगठित करने का काम किया। गुरु राम सिंह जी ने क्या किया? इसको संगठित करने का काम किया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, 1921 का मोपला विद्रोह कहां पर हुआ? तो भैया मोपला जो विद्रोह कह रहे हैं कश्मीर में, फिर कह रहे हैं BNWFP में हुआ, फिर कह रहे केरल में हुआ, फिर कह रहे असम में। तो मोपला विद्रोह जो है वो केरल में हुआ। बेसिकली यहां पर जो जमींदार लोग थे वो हिंदू थे
और जो काश्तकार लोग थे वो मुस्लिम थे, और जमींदारों के द्वारा काश्तकारों का बहुत अधिक शोषण किया जा रहा था, और इसी के संबंध में मोपला विद्रोह 1921 में केरल में किया गया या केरल में हुआ। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाता है। और ये मोपला विद्रोह कब हुआ? तो 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। ठीक है, आगे। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ, किसके नेतृत्व में? कह रहे मुस्लिम लीग के नेतृत्व में? नहीं भैया, मुस्लिम लीग के नेतृत्व में। कह रहे किसान सभा के नेतृत्व में? सोच सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में? नहीं। श्रमिक संघ के नेतृत्व में? नहीं। तो हम कहेंगे भैया तेभागा आंदोलन जो पश्चिम बंगाल में हुआ था, ये किसान सभा के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। किसके नेतृत्व में? किसान सभा के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला, वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में चार्ल्स वुड, इसी को वुड का शिक्षा डिस्पैच कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? शिक्षा डिस्पैच के नाम से भी जानते हैं। और ये कब का है? तो शिक्षा डिस्पैच जो है वो 1854 का है, 1854 का है। कह रहे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या कथन है? कह रहे इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश करी। ध्यान समझना, उच्च शिक्षा के लिए कह रहे अंग्रेजी की सिफारिश करी। इसने महिला शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। और कह रहे कौन सा कथन सही? उत्तर करना है। जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर होगा? बेसिकली अगर हम आपसे बातचीत करें तो इसने क्या किया है, इसके बारे में अगर हम कहें तो जो चार्ल्स वुड डिस्पैच है वो क्या कर रहा है, ये उच्च अध्ययन के लिए अंग्रेजी के साथ साथ में मातृभाषा को भी क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है। मतलब सही है, पहला स्टेटमेंट सही। और कह रहा है महिला शिक्षा को भी ये प्रमोट कर रहा है, और कह रहा है व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। और ऐसी स्थिति में कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 1910, 1916, 1920, 1921। मदन मोहन मालवीय जी ने क्या किया? मालवीय जी ने 1916 में एक अधिनियम आया, बीएचयू एक्ट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट 1915 के द्वारा, 1915 के द्वारा 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी। कब? 1916 में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई। आधुनिक शिक्षा, देखो शिक्षा पर खर्च करने की बात अलग है कि 1813 में कहा गया कि हम क्या करेंगे, शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी कह रही। ठीक है, 1813 में ही अगर हम आपसे बातचीत करें तो चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर, मतलब छोड़कर बाकी सभी व्यापारिक एकाधिकार को ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए समाप्त कर दिया गया। आगे कह रहे हैं 1835 के मैकाले मिनट से, फिर कह रहे हैं 1854 का वुड का आदेश पत्र और 1882 का हंटर कमीशन। आपको इस प्रश्न का उत्तर करना और सोच समझ के करिएगा। तो हम कहेंगे भैया आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव, जिसको कहा गया भैया, क्या कहा गया कि भैया अंग्रेजी माध्यम में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। अंग्रेजी माध्यम में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। अंग्रेजी माध्यम में क्या दी जानी चाहिए? शिक्षा दी जानी चाहिए। और सबको शिक्षा नहीं दिया जाना चाहिए। शिक्षा किसको? अपर क्लास को दे दो। बाद में टपकन का सिद्धांत जो है, कह रहे हैं कि शिक्षा रिस का नीचे तक सबको क्या करेगी? एजुकेशन सबको मिल जाएगी। तो 1835 के मैकाले के मिनट्स के द्वारा क्या किया गया? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने करी? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने करी? तो ऑप्शन है, कह रहे हेनरी विवियन डेरोजियो ने, डेविड हेयर ने, जोनाथन डंकन ने, उपयुक्त में से एक से अधिक ने। जल्दी से आंसर करिए कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो एक आंसर तो 1817 में। किसने करी? डेविड हेयर ने। इसके साथ साथ राधाकांत देव जी का नाम इसमें मिलता है। और इसके साथ साथ बातचीत करें तो एक और व्यक्ति का नाम मिलता है, वो कौन है? हम कहेंगे वैद्यनाथ मुखर्जी। और कौन है? वैद्यनाथ मुखर्जी का नाम बेसिकली मिलता है किसके? हिंदू कॉलेज की स्थापना के संबंध में। मतलब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी गई? इसी को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। 1784 में इसकी स्थापना करी गई। कब? 1784 में। किसने करी? कह रहे वॉरेन हेस्टिंग्स ने करी? नहीं।
सर विलियम जोन्स ने करी, सोच सकते हैं, राजा राम मोहन राय ने करी, और फिर टीवी मैकाले ने करी। तो उत्तर क्या होगा, हम कहेंगे सर विलियम जोन्स ने 1784 में 1784 में क्या किया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता की स्थापना करी थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता की स्थापना किसने करी, तो सर विलियम जोन्स ने 1784 में की थी। चले आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब का है, 1778 का, सॉरी 1700 चल रहे थे ना, तो बार बार 1700 आ गया, 1878 में। ये किसके टाइम पर आया, तो इस समय वायसराय भारत के हैं लिट्टन साहब। कौन है, लिट्टन साहब है, लॉर्ड लिट्टन आप कह लो, लिट्टन साहब गवर्नर है और दुष्ट प्रकृति का नागरिक है। इसने बेसिकली भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित करा। तो ये क्या है, कह रहे इसे लॉर्ड लिट्टन द्वारा अधिनियमित किया गया, बिल्कुल सही। कह रहे इसे गैंगिंग, बिल्कुल गला घोटू की भैया प्रेस का क्या हो, प्रेस का गला घुट जाए के रूप में जाना जाने लगा, ये भी सही। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने, बिल्कुल लॉर्ड रिपन, भारतीय सुधारों का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक, ऐसे भी कह सकते हो। तो लॉर्ड रिपन को क्या किया, इसने इसे लॉर्ड रिपन के द्वारा निरस्त कर दिया गया। मतलब कौन सा उत्तर सही है, आपको उत्तर करना है, तो हम कहेंगे भैया तीनों सही, और जहां पर तीनों हो देखो कौन सा तीनों है, ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, अगला क्वेश्चन है कह रहे 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने करी। अभी ये क्वेश्चन हो गया, शायद रिपीट हो गया, आपको उत्तर बिना समय के विलियम जोन्स लगा देना है टिक करके। आगे चलते हैं, मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाया। मुद्रण यंत्र मतलब प्रिंटिंग प्रेस। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो नाम बनता है प्रिंटिंग प्रेस के नाम से बनता है कि भैया प्रिंटिंग प्रेस भारत में किसके द्वारा लाया गया। तो भैया कह रहे हैं ऑप्शन है हॉलैंड के कपड़ा व्यापारी के द्वारा, ब्रिटेन के व्यापारी के द्वारा, पुर्तगाली मिशनरी के द्वारा, अरबी पांडुलिप लेखक के द्वारा। तो हम कहेंगे भैया भारत में सबसे पहले विदेश व्यापार करने के लिए पुर्तगाली आए और पुर्तगालियों ने ही क्या किया भैया 16वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस को भारत में लेकर ये आए थे। ठीक है, कौन लाए, तो पुर्तगाली मिशनरी इसको भारत में लेकर आए थे प्रिंटिंग प्रेस को। आगे चलते हैं 27 नंबर, देखिए तेजी से रैपिड फायर, सेशन का नाम क्या है रैपिड फायर। तो हम लगभग 99 क्वेश्चन आपके सामने मिलेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि इसको 99 मिनट्स में कंप्लीट कर लो। तो ये सेशन बस रिवीजन के लिए है कि भाई 5 क्वेश्चन बने तो कम से कम आगे पीछे दाएं बाएं इससे कुछ क्वेश्चंस आपके बन जाए। कह रहे राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ। इंडियन नेशन, द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन है 1930 में, 1931 में, 1940 में, और उपयुक्त में से क्या कह रहे हैं एक से अधिक। तो हम कहेंगे भैया राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन 1931 में पटना में, बिहार की राजधानी पटना में, आपको पता बिहार में इलेक्शन भी होने वाले हैं तो यहाँ पर राजनीति जो है वो बहुत गरमाई हुई है, तो हमको सोच समझ के 1931 में द इंडियन नेशन का क्या हुआ प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। आगे चलते हैं, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी। नहीं पर उत्तर करना, कौन सी जुड़ी नहीं थी, संध्या, युगांतर, गदर, यंग इंडिया। देखिए संध्या के बारे में बातचीत करें, संध्या का प्रकाशन किसने किया, तो हम कहेंगे ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने। संध्या पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने। ब्रह्म बांधव उपाध्याय जी के द्वारा इसका प्रकाशन, उपाध्याय के द्वारा इसका प्रकाशन शुरू किया गया। युगांतर के बारे में बातचीत करें, युगांतर वरींद्र कुमार घोष ने, युगांतर पत्रिका का प्रकाशन वरींद्र कुमार घोष ने किया, वरींद्र कुमार घोष ने किया। गदर की बातचीत करें, सोहन सिंह भाखना, सोहन सिंह ने इसको क्या किया, वही जो 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हो रही और पार्टी का नाम है द पैसिफिक कोस्ट ऑफ द ईस्ट के नाम से स्थापना हो रही गदर, तो वही। और यंग इंडिया के बारे में बातचीत करें तो यंग इंडिया जो पत्रिका है वो महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया गई थी, प्रकाशित करी गई थी। तो कह रहे कौन सी पत्रिका, क्रांतिकारी। अब क्रांतिकारी भैया सिंपल सी बात है, हमारे गांधी जी जो है वो अहिंसा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अहिंसा की बात। तो उत्तर क्या हो जाएगा, यंग इंडिया। यंग इंडिया जो पत्रिका है वो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई नहीं है। आगे चलते हैं, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था। ऑप्शन है ज्योतिबा फूले ने, ऑप्शन है करसनदास मूल जी ने, ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन है बाबा साहब अंबेडकर ने। जल्दी से उत्तर करो। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप सब जानते हैं, केसरी तथा मराठा,
केसरी तथा मराठा, इसके साथ साथ इनका नाम, ये पत्रिकाएं हैं, इसके साथ साथ इनका नाम जो है वो अगर हम कहें तो होम रूल लीग के साथ जुड़ता है, होम रूल लीग के साथ जुड़ता है, होम रूल लीग, इसके साथ इसकी स्थापना भारत में एनी बेसेंट के साथ में ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। और बहिष्कृत भारत जर्नल जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा शुरू करा गया था। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा क्या किया गया था, बेसिकली जुलाई 1924 में, कब, जुलाई 1924 में, 1924 में बहिष्कृत भारत जर्नल प्रकाशित किया गया या शुरू करा गया था। बाद में अगर हम आपसे बातचीत करें, इसका काम जो था अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना, इसका उद्देश्य क्या था, इसकी स्थापना क्यों की गई थी, तो जो अनटचेबल पर्सन थे उनकी भौतिक और नैतिक उन्नति के लिए बहिष्कृत भारत जर्नल शुरू करा गया था। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, नहीं भैया, इनको तो भारतीय अशांति का जनक कहते हैं वेलेंटाइन सिरोल जो है। दयानंद सरस्वती, इन्होंने भैया एक सत्यार्थ प्रकाश की रचना करी, किसकी रचना, सत्यार्थ प्रकाश की रचना करी। और इसके साथ साथ इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी, किसकी, आर्य समाज की स्थापना 1875 में ये कर रहे हैं। बाद में इसका मुख्यालय जो है लाहौर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, और यही वेदों की ओर लौटो। श्रद्धानंद सरस्वती की बातचीत करें, किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेता हैं। और राजा राम मोहन राय जो हैं, ये जो है इनको क्या कहा जा रहा है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का जनक, भारतीय सुधारों का जनक, भारतीय सुधारों के पैगंबर के रूप में इनको ट्रीट करा जा रहा है। मतलब 30 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान सी भाषा में पूछा गया, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, चार ऑप्शन कह रहे 1827 में हुई थी, 1829 में हुई थी, 1831 में हुई थी, 1843 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई, जरा सोचो इसके बारे में। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 20 अगस्त 1828 को रही, कब, 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना हो रही। इससे पहले अगर हम आपसे बातचीत करें, ये ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा की जा रही, राय के द्वारा की जा रही। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना करी, आत्मीय सभा की भी स्थापना इन्होंने ही की। इन्होंने 1829 में अगर हम आपसे बातचीत करें, ये 1828 है, ध्यान दीजिएगा, 1828 में क्या हो रहा है, बेसिकली ब्रह्म समाज की स्थापना की जा रही। 1829 में इन्होंने क्या किया, 1829 में सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से, सती प्रथा को क्या किया, सती प्रथा को निषेध घोषित कराया, सती प्रथा को भारत में बंद कराया, ठीक है। तो इस दिए गए ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 20 अगस्त 1828 को की जा रही है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। 32, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, आपसे बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन पूछा, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, तो ऑप्शन है आत्मारंग पांडुरंग तिलक, एनी बेसेंट, रास बिहारी घोष। जल्दी सोचिए कौन है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में 1867 में हो रही, कौन कर रहा है, आत्मारंग, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना करी जा रही। बेसिकली अगर हम आपसे बातचीत करें तो बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन से प्रेरणा लेकर, किसकी प्रेरणा से, ये जो है केशव चंद्र सेन से प्रेरणा लेकर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई, प्रार्थना समाज की स्थापना करी गई। बाद में महादेव गोविंद रानाडे भी इससे जुड़ते हैं। बाद में प्रार्थना समाज से कौन जुड़ा, जुड़ने वाले व्यक्तियों में महादेव गोविंद रानाडे भी 1869 में महादेव गोविंद रानाडे भी क्या हो रहे हैं, प्रार्थना समाज से जुड़ रहे हैं, प्रार्थना समाज से ये जुड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 33 नंबर देखिए, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया। चार ऑप्शन, दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने और राजा राम मोहन राय ने। चार ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर करना है। तो अगर हम कहें, ध्यान सुनिएगा, धर्म संसद की बात होती है तो धर्म संसद, शिकागो में जो धर्म संसद का आयोजन हुआ था उसमें भाग लिया था आपका स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने भाग लिया,
स्वामी विवेकानंद जी ने इसमें भाग लिया था। इन्होंने क्या किया, ध्यान समझिएगा, इन्होंने 1897 में 1897 में रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना करी। रामकृष्ण परमहंस की स्थापना करी। और इसके साथ साथ अगर हम आपसे थोड़ी सी और बातचीत करें, आप देखोगे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। किसको किसको पता है तो एक बार बताइएगा। दयानंद सरस्वती के बारे में, वेदों की ओर लौटो, है ना, वेदों की ओर लौटो 1875 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना करी। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी। महात्मा गांधी मानवता को सबसे बड़ा धर्म मानते, अहिंसा के सबसे बड़े समर्थक हैं। और राजा राम मोहन राय भारतीय सुधारों के जनक के रूप में ट्रीट होते हैं। चलिए आगे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की कब, 1861, 1893, 1891, 1897। ऑप्शन नंबर डी 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। आगे चलते हैं। दयानंद सरस्वती द्वारा कौन सा स्थापित है, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी, जल्दी से बताओ। ब्रह्म समाज, अरे भैया राजा राम मोहन राय, ट्रिपल आर, राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना कौन कर रहा है, अभी बताया, दयानंद सरस्वती, भूलिएगा नहीं, दयानंद सरस्वती। कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन। प्रार्थना समाज की स्थापना कौन करे, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना। बहुजन समाज, अब दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन समाज स्थापित है, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाता, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता। आगे, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना करी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी। यही जो है वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। ज्योतिबा फूले, विश्व शिवनाथ शास्त्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर होगा ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले। और इनकी प्रसिद्ध किताब का नाम क्या है, इनकी प्रसिद्ध किताब का नाम है गुलामगिरी। गुलामगिरी, इनकी प्रसिद्ध किताब का नाम क्या है, गुलामगिरी है इन्हीं की प्रसिद्ध किताब, ठीक है। तो गुलामगिरी के रचयिता ज्योतिबा फूले जी ने क्या किया, 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी। आगे चलते हैं। 37, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने करी, ऑप्शन 4 है, मैडम एचपी ब्लावेट्स्की, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, विवेकानंद। तो आपको सिंपल सी बात पता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है मैडम एचपी ब्लावेट्स्की ने करी थी। मैडम एचपी ब्लावेट्स्की ने क्या किया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी, ठीक है। और ये इसकी स्थापना कहां पर करी गई, तो हम सिंपल सी बात करेंगे कि 1882 के पास इसकी स्थापना जो है मद्रास के अड्यार नामक स्थान पर किया गया। भारत में बातचीत करें तो मद्रास के अड्यार में 1882 में 1882 में इसकी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी गई थी। इससे पहले जो है वो 1875 में इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में करी गई थी। तो इसका एक जो ब्रांच है वो 1882 में मद्रास के अड्यार में खोला गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। आगे चलते हैं। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसने शुरू किया था, 4 ऑप्शन है। किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिससे निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके, जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जाति के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन, निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन। जल्दी से उत्तर करिएगा। तो बेसिकली नाई धोबी बंद जो सामाजिक बायकाट आंदोलन का जो स्वरूप था जिसे 1919 में शुरू किया गया था, ये किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। प्रारंभ में अगर हम इसके बारे में बातचीत करें, इसको झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल, झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल ने इसका नेतृत्व किया। बाद में अगर हम आपसे बातचीत करें तो एक ब्राह्मण नेता थे, ब्राह्मण नेता का क्या नाम है, बाबा रामचंद्र ने बाद में इसका नेतृत्व किया। बाबा रामचंद्र ने इसका नेतृत्व बाद में किया। तो ये कहां पर शुरू किया गया था, तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन 1919 में प्रारंभ किया गया था। आगे, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने करी, 1858 में महादेव गोविंद रानाडे ने, फिर कह रहे 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने, 1870 में पंडिता रमाबाई रानाडे ने,
और 1870 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। जल्दी से आंसर करिए, प्रश्न संख्या आपके सामने क्या है, प्रश्न संख्या 39, जल्दी से उत्तर करिए। आंसर क्या होगा इसका? 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना करी। बाल गंगाधर तिलक और अरविंद केलकर जैसे लोग इसके क्या है, सदस्य बने थे। आगे चलते। ईस्वी सन 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने करी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, बिपिन चंद्र पाल ने, महादेव गोविंद रानाडे ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। हम आज ही के सेशन में जब एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले का नाम बहुत बार आ चुका है। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पूना में, कहां पर? पूना में क्या किया? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहे मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। भारत सेवक समाज तत्वबोधनी सभा, आत्मीय सभा, देवेंद्र नाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, राम मोहन मतलब राजा राम मोहन राय, और आगे है केशव चंद्र सेन। इसको थोड़ा सा ब्लर कर लो, यहां पर ये वाला हिस्सा जो है वो ज्यादा हो गया। केशव चंद्र सेन चौथा। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग मिलान करना है, जल्दी से मिलान करिए। क्या आंसर होगा इस प्रश्न का? उत्तर क्या आ जाएगा? तेजी से आंसर करिए। तो भारत सेवक समाज मतलब सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, मिलाओ कहां पर? गोपाल कृष्ण गोखले जी, अभी बताया। एक का दो देखो कहां पर है, यहां पर। अब देखो तत्वबोधनी सभा की बातचीत करें तो तत्वबोधनी जो सभा है इसकी स्थापना करी जा रही देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, मतलब बी का वन मिलाओ, बी का वन यहां मतलब ऑप्शन नंबर इसका ए। सी का तीन का मतलब क्या है? आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा करी जा रही है, मतलब ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम, और अगला सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जल्दी से आंसर करना। तो अगर हम आपसे बातचीत करें 1876 में भारत संघ की स्थापना करी गई, और यह इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले स्थापित होने वाली संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण है। और इसकी स्थापना कौन कर रहा है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की जा रही है। और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, अगर हम आपसे बातचीत करें, आनंद मोहन बोस भी इसकी स्थापना में हेल्प कर रहे हैं। कौन? आनंद मोहन बोस जी इसकी स्थापना में क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। और भारत संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, कहां पर किया गया? तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि भैया इसको कलकत्ता इंडियन एसोसिएशन या कलकत्ता इंडियन एसोसिएशन के नाम से भी आप इसको जानते हो। कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलें। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। यही संस्था है जिसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा 1876 में कलकत्ता में करी जा रही है। आगे चलते हैं 44 नंबर। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? कहां पर हुआ? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा क्या किया गया? ह्यूम के द्वारा आईएनसी की स्थापना करी गई। और अगर हम आपसे बातचीत करें तो कांग्रेस के पहले मतलब सेशन के जो अध्यक्ष हुए, प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष की बातचीत करें तो इसके प्रथम अध्यक्ष हुए आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष कौन हुआ? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और पहला सेशन कहां पर हुआ? तो पहला सेशन आपका बंबई में हुआ था। और थोड़ा सा यहीं पर एडिशनल इंफॉर्मेशन, सेकंड सेशन कहां पर हुआ था? सेकंड सेशन आपका कलकत्ता में हुआ था। कहां पर? सेकंड सेशन कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने की थी। ध्यान दीजिएगा। तीसरा अधिवेशन कहां हुआ? तीसरा अधिवेशन आपका
मद्रास में हुआ, और मद्रास के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? तो कहेंगे बदरुद्दीन तैयब ने, बदरुद्दीन तैयब जी ने इसकी अध्यक्षता करी। ठीक है, इसके बाद अगर हम आपसे बातचीत करें चौथा सेशन कहां पर हुआ? 4 सेशन इलाहाबाद में। इलाहाबाद के सेशन की अध्यक्षता किसने करी? इलाहाबाद के सेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने करी, जॉर्ज यूले ने की थी, जॉर्ज यूले ने इस सेशन की अध्यक्षता की थी, जॉर्ज यूले। 4 सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण, लोकेशन, अध्यक्षता बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। बेसिकली पहला सेशन जो हुआ था वो बंबई में गोकुलदास तेजदास जो भवन था उसमें एक प्रकार से ये ऑर्गेनाइज करा गया था। ठीक है, एक ये ऑर्गेनाइज करा गया। तो उत्तर क्या होगा? बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है 45 नंबर क्वेश्चन कहना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? अभी पढ़ा। तो क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने क्या किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? महिला अध्यक्ष, भारतीय नहीं पूछ रहा, पहली महिला अध्यक्ष कस्तूरबा गांधी? नहीं। एनी बेसेंट, बिल्कुल सही। एनी बेसेंट ने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने करी थी। और पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष हुआ, पहली भारतीय महिला, ये पहली भारतीय महिला है जो क्या हुई है? जो कांग्रेस की अध्यक्ष हुई हैं। और कब? तो 1925 में। कहां के सेशन में? कानपुर अधिवेशन में। कानपुर के अधिवेशन में ये क्या हुई? कानपुर के अधिवेशन में ये अध्यक्ष चुनी गई। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, उत्तर तो बी हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू 1925 के कानपुर सेशन की अध्यक्षता करती। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्या है? 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे, जाकिर हुसैन थे, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे, और बदरुद्दीन तैयब थे। बदरुद्दीन तैयब पहले थे, फर्स्ट थे। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष पूछ रहे, तो पहले तो थे बदरुद्दीन तैयब, मद्रास वाले सेशन की अध्यक्षता करे। दूसरे अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। 1896 का जो कांग्रेस का सेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता करी थी, कांग्रेस सेशन की या कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। और यही वह सेशन है जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया। क्या गाया गया? वंदे मातरम। पहली बार यहीं पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया जा रहा है। और अगर हम यहीं पर थोड़ी सी बातचीत करें तो ये कहां पर आयोजित हुआ? इस प्रश्न का उत्तर आप करिएगा कि भैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लोकेशन पर ऑर्गेनाइज करा गया था। ठीक है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चितरंजन दास, एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हकीम अजमल खान। बिना सोचे उत्तर जाइए। चितरंजन दास, सी.आर. दास। चितरंजन दास जी 1922 के गया के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बातचीत करें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 49 क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिएगा, कह रहे 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी लास्ट ईयर अगर हम आपसे बात, अभी कुछ दिन पहले आरओ का एग्जाम हुआ, उसमें क्वेश्चन था 1939 के अधिवेशन से। कह रहे अबुल कलाम आजाद? नहीं, सुभाष चंद्र बोस जी थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे। और यह सेशन कहां पर हुआ था? हरिपुरा में। यह सेशन कहां पर हुआ था? हरिपुरा में यह अधिवेशन हुआ था। और इसके बाद फिर 1939 में फिर सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष चुने जाते हैं। कौन चुना जाता है? अध्यक्ष। लेकिन गांधी जी के प्रतिनिधि रहते हैं पट्टाभी सीतारमैया। क्या नाम रहता है? पट्टाभी सीतारमैया, सीतारमैया, सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया चुनाव हार जाते हैं। गांधी जी
इसको अपनी हार मानते हैं, बाद में थोड़ा सा विवाद हो जाता है और सुभाष चंद्र बोस जी 1939 के सेशन के जो अध्यक्ष रहते हैं इसको छोड़ देते हैं और 1939 में मतलब जब विवाद हो गया, विवाद के बाद अध्यक्ष कौन बना, तो विवाद के बाद अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत सुलझे हुए व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या बन रहे हैं, विवाद के बाद आईएनसी के 1939 के सेशन के अध्यक्ष बन रहे हैं, 1939 के, जो आपका त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। ये 1939 का ही है अधिवेशन जिसको आप क्या कहते हो त्रिपुरी संकट के नाम से जानते हो, त्रिपुरी क्राइसिस के नाम से जानते हो। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी राजगोपालाचारी। क्या उत्तर आएगा सोचो, विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? तो उत्तर जाएगा जेबी कृपलानी साहब। जेबी कृपलानी साहब क्या हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो नवंबर 1946 में इनको अध्यक्ष चुना गया था। कब चुना गया? तो हम कहेंगे नवंबर 1946 में इनको अध्यक्ष चुना गया। अब चूंकि साल साल में सेशन होता था, विशेष सेशन को अगर छोड़ दीजिए तो ये क्या रहता है, ये कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में बाद में अगर हम बातचीत करें तो 1948 में पट्टाभी सीतारामैया ने आईएनसी सेशन की अध्यक्षता की। मतलब अगर विभाजन की बातचीत करें तो विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी साहब थे। ठीक है, चलिए 50 क्वेश्चन हो गए। देखिए बहुत रैपिड फायर है, 46 मिनट में हमने कहा 99 क्वेश्चन इन विद इन 99 मिनट्स। देखिए करके देखते हैं, हो सकता है हो जाए। अगला क्वेश्चन है, अगले की बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है देखो 51 नंबर, 51 नंबर क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है? भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संस्था, अभिनव भारत एक नामक गुप्त संगठन, सीक्रेट सोसाइटी अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित करी? मंगल पांडे ने, भगत सिंह ने, वीडी सावरकर ने, खुदीराम बोस ने। किसने तैयार करी थी? तो उत्तर आएगा वीडी सावरकर साहब ने। वीडी सावरकर साहब ने क्या किया था? वीडी सावरकर साहब ने इसको तैयार किया था। बेसिकली इसकी स्थापना जो है वो हुई थी मित्र मेला के नाम से 1899 में। इसकी स्थापना मित्र मेला के नाम से हुई थी। कब? 1899 में। बाद में इसी मित्र मेला का नाम बदलकर 1904 में क्या कर दिया गया? अभिनव भारत, अभिनव भारत कर दिया गया। और इसी में ध्यान समझिए, इसी की बातचीत करें तो अभिनव भारत की जो स्थापना वीडी सावरकर के द्वारा की जा रही है, उनके भाई के साथ मिलकर। तो वीडी सावरकर इसकी स्थापना कर रहे हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, 52। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया? हत्या का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक महिला कनेडी की पत्नी और बेटी मारी जाती है, जो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन से क्या रखते हैं? सहानुभूति रखते हैं। बेसिकली खुदीराम बोस और अगर हम आपसे बातचीत करें प्रफुल्ल चाकी, दो लोगों का नाम मिलता है। प्रफुल्ल चाकी, कौन? प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी क्या कर रहे हैं? ये जो है दो लोग मिलकर बेसिकली किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। कब? तो हम कहेंगे भैया 30 अप्रैल 1908 को, 30 अप्रैल 1908 को 1908 में क्या कर रहे हैं? 1908 में ये बेसिकली किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास करें। कहां पर? तो कह रहे हैं कि पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया। उत्तर आएगा मुजफ्फरपुर में। उत्तर क्या होगा? मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मिलकर क्या किया? किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए क्या कर लिया? आत्महत्या कर ली। इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। और इनको खुदीराम बोस को क्या किया गया? खुदीराम बोस को बेसिकली गिरफ्तार करके इनको फांसी दे दी। बाद में इनको गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई, इनको फांसी। और इन्होंने खुद क्या कर लिया था? आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर पर चलते। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा, बहुत ही सरल। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? काकोरी कांड से कौन संबंधित नहीं था? रामप्रसाद बिस्मिल जी संबंधित नहीं थे, सूर्यसेन साहब संबंधित नहीं थे, राजेंद्र लहड़ी साहब संबंधित नहीं थे, अशफाकुल्ला खां साहब संबंधित नहीं थे। कौन था? देखो 9 अगस्त 1925 की बात है। 9 अगस्त 1925 की बात है। ये जो कांड हुआ काकोरी कांड, एक ट्रेन लूटी गई।
ट्रेन कहां से जा रही थी? शाहजहांपुर से लखनऊ, शाहजहांपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन थी, लखनऊ जाने वाली ट्रेन थी, जिसको आप 8th डाउन ट्रेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? 8th डाउन ट्रेन के नाम से जानते हो। इसी में क्या किया गया? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, राजेंद्र लहड़ी साहब ने, अशफाकुल्ला खां साहब ने, रोशन सिंह साहब ने, और भी नाम है रोशन सिंह साहब ने, रोशन सिंह साहब ने, और इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो सचिंद्र सन्याल साहब ने। किसने? सचिंद्र सन्याल साहब ने, सचिंद्र सान्याल साहब ने आदि ने क्या किया? काकोरी कांड कर डाला। अब इसमें कौन शामिल नहीं थे? सूर्यसेन साहब। सूर्यसेन साहब का जो नाम है वो चिटगांव से जुड़ा हुआ, चिटगांव, चिटगांव। इन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना चिटगांव में कर दी 1930 में। इनका यहीं पर चिटगांव में जो शस्त्रागार लूटा गया था, इसी में कल्पना दत्त वगैरह का नाम आप लोग पढ़ते हो, ध्यान दीजिएगा, आगे पढ़ेंगे। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दी गई? तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? बेसिकली क्या हुआ, ध्यान समझिएगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, दो लोग, भगत सिंह और कौन है? बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका, असेंबली में बम फेंका और अपनी गिरफ्तारी दे दी। ठीक, गिरफ्तारी दी गई, बाद में मुकदमा खुल गया लाहौर षड्यंत्र केस, जिसमें जनरल डायर की हत्या की गई, और उसी लाहौर षड्यंत्र केस के बिहाफ पर भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दे दी गई। अब इनको फांसी कब दी जा रही? आप सबको पता होता है, हम 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं, और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी। 23 मार्च 1931 को। लोग कहते हैं कि गांधी इरविन जो समझौता हो रहा था, उसमें अगर गांधी जी प्रयास करते तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को बचा सकते थे, लेकिन गांधी इरविन समझौते का आधार यही था कि क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल, क्रांतिकारी गतिविधियों में, जिन्होंने क्रांतिकारी मतलब हिंसक कुछ काम किया होगा, उस बातों को छोड़कर तभी हम आगे क्या करेंगे, बातचीत टेबल पर बैठेंगे। मतलब आगे इसी की पृष्ठभूमि पर अगर देखोगे तो 1930, 1931, 1932 मतलब 3 जगह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब गोल मेज सम्मेलन होते हैं, और यही गांधी इरविन समझौते के बाद ही गांधी जी जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए शामिल होने के लिए ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम जाते हैं। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को। और भगत सिंह की एक फेमस किताब है, क्या नाम है? मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं, क्यों हूं। और इन्होंने ही, अगर हम आपसे बातचीत करें, जो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, एचआरए की, कानपुर में, इसकी स्थापना कानपुर में हुई थी, इन्हीं के प्रयासों से, भगत सिंह के प्रयासों से ही 1928 में इसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन। और कहां पर? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसका नाम परिवर्तित करा गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना थी, देखो अभी बताया 1930 का है, 1930 का है, 1930 का है, अभी जस्ट बताया है, एक क्वेश्चन पहले, यही क्वेश्चन जस्ट इसके पहले इन्होंने क्या किया, सूर्यसेन साहब ने, जिनको आप मास्टर दा के नाम से जानते हो, किसके नाम से? मास्टर दा के नाम से जानते हो, इन्होंने क्या किया, इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कर ली, इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कर ली, और इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना करी, और इसी आर्मी के अन्य सदस्यों की जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, ध्यान सुनना, अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, कल्पना दत्त, इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें, गणेश घोष, गणेश घोष, और कौन? प्रीति लता आदि का नाम मिलता है, और इसी समय आप देखो भारत में क्या हो रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन,
सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा है और उसी दौरान चिटगांव शस्त्र छापामारी करा जाता है। बाद में क्या होता है, बाद में 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और 12 जनवरी 1934 को, इनको 12 जनवरी 1934 को क्या दे दी गई, 12 जनवरी 1934 को इनको फांसी दे दी गई, फांसी दे दी गई। ठीक है, चलिए, तो भारतीय स्वतंत्रता बहुत अथक प्रयासों के बाद मिली। बेतहाशा लोगों ने अपनी बलिदान दिया है, अपना खून दिया है, तब इस देश को आजादी मिली है। तो इस देश की आजादी को बचाए रखने के लिए थोड़ा बहुत अगर आपको सेक्रीफाइस करना पड़े लोकतंत्र को बचाने के लिए तो जरूर करिए। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, लाल कुर्ती वाले, या फिर इन्हीं को लाल कुर्ती आंदोलन का समर्थक, लाल कुर्ती वाले लोग भी कहते हैं। कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना, एम.ए. जिन्ना। अगला क्या है देखो, जल्दी से बताइए, है अगला क्या कह रहे हैं, शौकत अली, फिर कह रहे हैं अबुल कलाम आजाद, और फिर कह रहे हैं अब्दुल गफ्फार खां। उत्तर क्या होगा, सीमांत गांधी के नाम से जाने तो जाते हैं अब्दुल गफ्फार खां, गांधी जी के सबसे बड़े समर्थकों में से एक हैं। इनके संगठन को लाल कुर्ती संगठन के नाम से भी जाना जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन की स्थापना करी गई। किसकी स्थापना, खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं संगठन की स्थापना करी गई सीमांत गांधी के नेतृत्व में, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में। मोहम्मद अली जिन्ना को आप जानते हैं, पाकिस्तान विभाजन या पाकिस्तान का जनक, फादर। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, वर्ष 1907 में, 1913 में, 1917 में, 1920 में। अगर हम गदर पार्टी के बारे में बातचीत करें तो गदर पार्टी की जो स्थापना है वो कब हो रही है, तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हो रही। किसके नाम से, एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। इसका नाम क्या है, हम कहेंगे एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के नाम से इसकी स्थापना हो रही है। और कब हो रही है, 1913 में। 1913 में कहां पर हो रही, तो हम कहेंगे पोर्टलैंड यूएसए में, पोर्टलैंड यूएसए अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी स्थापना की रही। ठीक है, इन्होंने ही गदर पत्रिका का क्या किया, मतलब अगर हम आपसे बातचीत करें, सोहन सिंह भाखना का नाम इसमें मिलता है गदर पार्टी की स्थापना में। क्या, किसका नाम, सोहन सिंह भाखना, सोहन सिंह भाखना। और दूसरा नाम किसका मिलता है, तो दूसरा नाम मिलता है लाला हरदयाल, लाला हरदयाल, लाला हरदयाल जी का नाम यहां पर मिलता है, लाला हरदयाल जी का नाम मिलता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। कह रहे बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन चलाया गया, जल्दी से सोचना। कह रहे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और पूर्ण स्वरोजगार आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया गया, आपको उत्तर करना है कौन सा आंदोलन चलाया जा रहा है, जल्दी से आंसर करिए, कौन सा आंदोलन चलाया गया। देखिए बेसिक बात करें तो बंगाल विभाजन का जो निर्णय है वो लिया जा रहा है 20 जुलाई 1905 को, 20 जुलाई 1905 को निर्णय लिया जा रहा है। इस समय गवर्नर जनरल कौन है, कर्जन, लॉर्ड कर्जन कह लीजिए, मैं कर्जन कहता हूं, आप लॉर्ड कर्जन कह लीजिए। ठीक, बाद में इसी के विरोध के स्वरूप, मतलब बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के विरोध के स्वरूप 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ, 7 अगस्त 1905 को आंदोलन शुरू हो गया, आंदोलन प्रारंभ हो गया, कलकत्ता के टाउन हॉल से आंदोलन प्रारंभ। और आप देखोगे इसी के बाद 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन क्या हुआ, विभाजन प्रभावी हो गया, विभाजन प्रभावी हो गया। और बाद में दिल्ली दरबार के टाइम पर, दिल्ली दरबार 1911, दिल्ली दरबार 1911 में डिसीजन लिया किसने, जॉर्ज पंचम जो ब्रिटेन के महाराज थे और मेरी रानी थी। तो 1912 में यह डिसीजन लिया गया, इस विभाजन को क्या किया गया, 1912 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया,
बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। कब? तो 1912 से प्रभावी हो रही, और यहीं से दिल्ली राजधानी भी ट्रांसफर करी जा रही, दिल्ली दरबार से ही दिल्ली का कलकत्ता से राजधानी कहां ट्रांसफर हो रही? दिल्ली। और इसके परिणाम स्वरूप कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ, स्वदेशी मूवमेंट प्रारंभ हुआ था, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आगे चलते हैं। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ, उत्तर होगा 16 अक्टूबर 1905 से, अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? बेसिकली बंगाल विभाजन चल रहा था और उसी के परिणाम स्वरूप जो नेता हैं वो दो गुटों में, नरम दल और गरम दल में बढ़ रहे हैं, नरम दल और गरम दल इसमें बढ़ रहे हैं। बेसिकली क्या है? नरम दल क्या है? अनुनय विनय और प्रार्थना पत्रों के माध्यम से क्या करें? विरोध दर्ज करें। गरम दल आंदोलन के माध्यम से विरोध दर्ज करना चाह रहे हैं। और ऐसी स्थिति में एक नाम बहुत आगे आता है दादा भाई नौरोजी का, जिसमें नरम दल के नेता और गरम दल के नेता दोनों ही क्या थे? सहमत थे। और इसी की सहमति के बिहाफ पर 1906 का जो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो हम कहेंगे दादा भाई नौरोजी जी कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करें। अगला है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? क्या है? सर सैयद अहमद खान ने, सर मोहम्मद इकबाल ने, आगा खान ने, नवाब सलीमुल्लाह ने। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बेसिकली अगर हम आपसे थोड़ी सी बातचीत करें, ध्यान समझिएगा, दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना जो है, इसके लिए दिसंबर 1906 में क्या किया जा रहा है? दिसंबर 1906 में बेसिकली प्रपोजल लाया गया। तो 1906 में बेसिकली तीन व्यक्तियों का नाम वरीयता क्रम में लिया जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए। कौन कौन? पहला नाम तो नवाब सलीमुल्लाह खान है, दूसरा नाम है आगा खान, अब तीसरा नाम कौन है? तीसरा नाम है मोहसिन उल मुल्क। तीसरा नाम कौन है? मोहसिन उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क। ये तीन लोगों का अब क्वेश्चन पूछा गया मुस्लिम लीग की स्थापना, तो सीक्वेंस मैंने बता दिया। तो सबसे पहला जो सीक्वेंस आएगा वो नवाब सलीमुल्लाह खान साहब का आएगा। तो मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में कहा किसके नेतृत्व में करी गई? सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में करी गई, ठीक है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन था? तो पहले अध्यक्ष थे आगा खान। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हम कहेंगे पहले अध्यक्ष आपके आगा खान साहब थे। और यहीं पर थोड़ी सी बातचीत कर लें, ढाका में स्थापना करी गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहां की गई थी? ढाका में स्थापना करी गई, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर कहां बनाया गया? लखनऊ में बनाया गया। उत्तर 61 नंबर का डी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ, 1916 में। और इसमें दो चीजें हुए। लखनऊ समझौता जो है उसमें यह हुआ कि एक आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पैचअप हो रहा है, और दूसरा नरम दल, और नरम दल के साथ साथ गरम दल का भी क्या हो रहा है? गरम दल का भी पैचअप हो रहा है। तो यहां पर यूनिटी निकल के आ रही है। और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो 1916 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन है, इसका अध्यक्षता कौन कर रहा है? इसकी अध्यक्षता करी जा रही अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार जी। मजूमदार जी इसके क्या हैं? इसके अध्यक्ष देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में या किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? कह रहे रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट भारत में सुधारों की दृष्टि से सबसे पहला एक्ट माना जाता है। इसमें भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सर एलिजा इम्फे के नेतृत्व में करी जा रही। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें चार्टर एक्ट 1833 में, इसमें क्या किया जा रहा है? भारत में व्यापारिक एकाधिकार को, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है इसको समाप्त कर दिया जा रहा है। फिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इसमें संशोधन किए जा रहे हैं।
और भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको आप क्या कहते हो, जिसको आप मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हो, किसके नाम से, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हो। इसमें क्या किया जा रहा है, मुसलमानों के लिए, किसके लिए, मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचक मंडल आरंभ किया जा रहा है। तो भारत में फूट जो डालने का सिस्टम है वो यहीं से शुरू कर दिया गया। अगला, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब लाई गई, तो मैंने पहले भी बताया 1912 में। तो हमने कहा तेजी से रैपिड फायर है तो तेज करेंगे। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चला, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया। देखिए, अगर हम आपसे बातचीत करें तो महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह ये कहां पर हुआ था, बिहार में, बिहार में हुआ था। बिहार, रामचंद्र शुक्ल के कहने पर, रामचंद्र शुक्ल के निवेदन पर महात्मा गांधी, शुक्ल के निवेदन पर महात्मा गांधी पश्चिमी चंपारण जिले में गए और वहां पर किसानों की एक तिनकठिया सिस्टम था, तिनकठिया सिस्टम, तिनकठिया प्रणाली। इसमें क्या होता था, किसान को अपने खेत के 3/20वें भाग पर नील की खेती का करना अनिवार्य होता था और किसान लोग इसको करना नहीं चाहते थे। इसी के परिणाम स्वरूप चंपारण में भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह प्रयोग है। ये भारत में गांधी का पहला सत्याग्रह प्रयोग जो है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह प्रयोग जो है, पहला सत्याग्रह प्रयोग जो है वो कहां पर है, तो आप कहोगे चंपारण में। और इसी के संबंध में 1917 में, 1917 में 1917 में क्या किया गया, गांधी जी पर अभियोग चलाया गया। ठीक है, बाद में हालांकि जब कमीशन बना तो कमीशन ने क्या किया, किसानों को उन्मुक्ति दे दी कि अब आपको नील की खेती नहीं करनी है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 66 नंबर, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने करा, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया, वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। फिर क्या कह रहे हैं, फिर अगला कह रहे हैं मोतीलाल नेहरू ने किया। फिर क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि अगला जो है ऑप्शन जेबी कृपलानी ने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया। बेसिकली बारदोली सत्याग्रह जो है वो 1928 का है। किसके नेतृत्व में किया जा रहा है, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया जा रहा है। क्या रीजन है, देखिए क्या है, बेसिकली अगर हम आपसे बातचीत करें, यहां पर किसानों से अतिरिक्त टैक्स वसूला जा रहा है। नॉर्मल टैक्स का लगभग अगर हम आपसे बातचीत करें 30% अधिक टैक्स की डिमांड करेगी। और इसी के उपलक्ष्य में क्या किया गया, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह का आंदोलन किया गया, जिसमें किसानों को टैक्स से राहत दी गई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, दीवान चमनलाल, एनजी रंगा, स्वामी सहजानंद, लाला लाजपत राय। बेसिकली थोड़ी सी बातचीत करें तो भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की जो स्थापना है वो 31 अक्टूबर 1920 को हो रही। कब, 31 अक्टूबर 1920 को हो रही। और इसके पहले जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं लाला लाजपत राय जी बनाए जाते हैं। इसकी अगर हम आपसे बातचीत करें थोड़ी सी, इसकी स्थापना में जोसेफ बैप्टिस्टा और एनएम जोशी और जोसेफ बैप्टिस्टा का और लाला लाजपत राय का नाम महत्वपूर्ण है। और लाला लाजपत राय जी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं 68, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ, रॉलेट एक्ट कब भारत में लागू हुआ। अगर हम आपसे बातचीत करें, ऑप्शन है 1909 में, 1919 में, 1930 में, 1942 में। उत्तर होगा 1919 में। यही वह एक्ट है जो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए, किसको दबाने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों को सरप्रास करने के लिए, दबाने के लिए प्रारंभ किया गया। यही वह अधिनियम है जिसको हम कहते हैं बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का अधिनियम। सरकार किसी को भी अरेस्ट करके क्या कर सकती थी, उसको कारागार में डाल सकती थी, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का। और इसी के विरोध में सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू क्या कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध में इनको क्या किया गया, पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। और जब पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया तो इसी में आप देखते हो, इसी विरोध के चक्कर में, इनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के चक्कर में क्या हो गया, भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग
हत्याकांड। और ये कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को, 1919 को जनरल डायर ने सैकड़ों निहत्थे जनरल डायर ने सैकड़ों निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया और लोग क्या हुए? काल के ग्रास में चले गए। मतलब लाखों लोग मर गए और सरकार ने बाद में उसको अवार्ड से सम्मानित किया जनरल डायर्स। मतलब ब्रिटेन जब वो वापस जाता है तो वहां की पार्लियामेंट में उसको अवार्ड दिया जाता है। 1920 में खिलाफत कमेटी की मांग, खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वह किस शहर में हुआ था? कह रहे हैं लखनऊ में हुआ था, लाहौर में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था और कराची में हुआ था। तो कहां पर हुआ था आपको उत्तर करना है 69 नंबर। तो उत्तर होगा भैया लाहौर में हुआ था। बेसिकली क्या था? तुर्की के खलीफा पद को समाप्त करा जा रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हो रहा है और उसी के उपलक्ष्य में क्या हो रहा है? तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त किया जा रहा है और उसी का विरोध करने के लिए भारत में क्या हो रहा है? खिलाफत कमेटी के द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया जा रहा है। और गांधी जी क्या कर रहे हैं? इसको नेतृत्व कर रहे हैं ताकि बाद में हम इसको क्या कर सके? असहयोग आंदोलन, मतलब कि बहुत बड़ा आंदोलन अंग्रेजों के अगेंस्ट में खड़ा कर सके। और इसके बारे में कहा जाता है ये हिंदू मुस्लिम एकता का पिछले 100 साल में देखा गया सबसे बड़ा एक प्रकार से प्रतीक है। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? कब प्रारंभ किया? उत्तर आएगा 1920 में, 1920 में। बेसिकली कांग्रेस का एक विशेष सत्र होता है जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस के आईएनसी के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी करते हैं। लाला लाजपत राय ये 1920 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता 1920 में लाला लाजपत राय करते हैं और उसी प्रपोजल में असहयोग आंदोलन को शुरू करने का प्रस्ताव पारित हुआ और ये 1920 से क्या किया गया? 1920 से इसको प्रारंभ किया गया, 1920 से प्रारंभ किया गया। ठीक है। और बाद में इसको नागपुर में, अगर हम आपसे बातचीत करें, नागपुर के अधिवेशन में इसको क्या कर दिया गया? पुष्ट कर दिया गया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। चौरी चौरा, पुलिस गोलीकांड 4 फरवरी, निहत्थी भीड़ पर, असहयोग आंदोलन कर रही भीड़ पर चौरी चौरा नामक स्थान पर गोरखपुर में गोली चला दी पुलिस वालों ने। गुस्सा हो गए भीड़ और चौकी को आग लगा दी, थाने को आग लगा दी। ठीक, आग लगा दी। अब गांधी जी अहिंसा के समर्थक हैं, हिंसा हो गई आंदोलन में। अब जानते थे कि ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा? इसको बहुत निर्ममता पूर्वक कुचल दिया जाएगा। और इसी उपलक्ष्य में 12 फरवरी 1922 को 1922, ये सब 1922 की घटनाएं हैं, ये मत भूलिएगा। 1922 को क्या किया गया भैया? अनाउंस करते हैं कि भैया आंदोलन वापस हो रहा है। और बाद में मौका देखते हुए अगर हम कहें 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6 वर्ष के कारागार पर भेज दिया जाता है। मतलब इसका उत्तर 1 2 3 4, देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसका ऑप्शन ए बी सी डी, तो उत्तर इसका हो जाएगा ए। ठीक है, थोड़ा सा आंसर देखते चलिएगा थोड़ा सा। अगला है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? महात्मा गांधी ने, वल्लभ भाई पटेल ने, सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू ने, बी आर अम्बेडकर ने। क्या उत्तर होगा? सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो इसी के परिणाम स्वरूप सी आर दास व मोतीलाल नेहरू ने बेसिकली क्या किया? स्वराज पार्टी का गठन किया। आगे चलते हैं, साइमन कमीशन। और इसी के बाद कि भैया कांग्रेस में फिर से फूट पड़ गई, नरम दल और गरम दल, 1907 सूरत विभाजन। उसके बाद फिर यहां पर लोगों के मन में आने लगा कि भैया फूट पड़ गई, तो इसी फूट को दूर करने के उद्देश्य से 1924 में बेलगाम अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता, एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा करी जा रही है, तो कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन जो कहां पर है? कर्नाटक में हुआ था। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? सर जॉन साइमन, क्लीमेंट एटली, हैरी लेवी लॉसन और एडवर्ड कैडोगन किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? आपको उत्तर देना। बेसिकली एक 7 सदस्यीय निकाय था जिसको आप साइमन कमीशन के नाम से जानते हो। 7 सदस्यीय, इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? सर जॉन साइमन की। और ये कब का है? 1928 का, 1928 का। और इसी बेसिकली ये क्यों आया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार हुए थे,
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 में हुए थे, उन्हीं सुधारों को क्या करने के लिए, एनालिसिस, विश्लेषण करने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। अब चूंकि इस कमीशन में सारे कौन थे, गोरे लोग थे, इस कमीशन में सारे गोरे थे, इसी का विरोध हो रहा था और इसी विरोध में लाला लाजपत राय जी के सर में लाठी लग गई और लाठी लगने की वजह से वो अस्पताल चले गए और जहां पर वो एक्सपायर कर गए, शहीद हो गए। और उसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों ने जनरल डायर की हत्या करने का प्रयास किया और वही लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। बाद में उनको 23 मार्च को फांसी दी गई। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करें। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया। लाहौर जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये 1929 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने करी थी। किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने करी थी। और इसी में क्या हो रहा है, इसी में अगर हम आपसे बातचीत करें, ये कहा गया कि भाई 26 जनवरी 1930 से हम क्या मनाएंगे, 26 जनवरी 1930 से हम अपना पूर्ण स्वराज दिवस मनाना शुरू करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। दांडी यात्रा कब निकाली गई? दांडी यात्रा कब निकाली गई? जल्दी से उत्तर करो। दांडी यात्रा की बातचीत करें तो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की गई। 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की गई और ये कब तक चली? तो हम कहेंगे 24 अप्रैल तक चलती है। कितने? तो हम सॉरी 24 नहीं, 6 अप्रैल तक, 6 अप्रैल 1930 तक चलती है। टोटल कितने दिन लगते हैं? 24 दिनों की यात्रा होती है। गांधी जी के 78 सहयोगी, 78 सहयोगियों के साथ यह यात्रा शुरू करी गई थी। यह यात्रा जो है हम कहेंगे तो साबरमती आश्रम से शुरू करके, साबरमती आश्रम से शुरू करके कहां तक की गई? तो हम कहेंगे आश्रम से शुरू करके दांडी, दांडी नामक स्थान जो कहां पर है, अरब सागर में। तो काल्पनिक रूप में नमक को बनाकर क्या किया गया, नमक कानून को विरोध किया गया और बेसिकली यह जो यात्रा है 1930 में कंडक्ट करी गई। इसमें 78 सहयोगियों ने भाग लिया। कितने सहयोगियों ने? 78 सहयोगियों ने भाग लिया था। और थोड़ी सी बातचीत और करें, यह यात्रा जो है वो 241 माइल की, 241 मील की यह यात्रा रहती, या दूसरी भाषा में 385 या 386 किलोमीटर की यह टोटल दूरी रहती है, जिसको 24 दिनों में महात्मा गांधी जी के द्वारा तय किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। 5 मार्च 1931 को हुआ। ध्यान समझना क्या हुआ। 1930 में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, गोलमेज सम्मेलन, और 3 गोलमेज सम्मेलन हो रहे हैं, 3, 1930 में, 1931 में और 1932 में। तो पहले में तो चल रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो महात्मा गांधी जी जा नहीं पा रहे, और इसी जब महात्मा गांधी जी नहीं जा रहे मतलब कांग्रेस नहीं जा रही, और कांग्रेस नहीं जा रही इसका मतलब मेजॉरिटी का जो प्रतिनिधित्व करने वाला दल है वही नहीं जा रहा है, इसीलिए पहला गोलमेज सम्मेलन एक प्रकार से कोई औचित्य का नहीं रहता। फिर दूसरे में गांधी इरविन समझौता जब होता है 5 मार्च 1931 को, तो ऐसी स्थिति में गांधी जी जाते हैं गोलमेज सम्मेलन के लिए, लेकिन यहां पर सांप्रदायिक पंचांग करके, सांप्रदायिक पंचांग से नाराज होकर वापस आ जाते हैं। और यहां पर क्या होता है, जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, अनटचेबल लोग हैं, उनके लिए पृथक निर्वाचक मंडल की फिर से 1909 में एक मार्लेमेंटो सुधार में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, और यहां पर फिर से सांप्रदायिक पंचांग के माध्यम से क्या करें, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के, अछूत लोगों के लिए फिर से शुरू किया जा रहा है। और फिर 1932 में फिर से हुआ, और यहां पर भीमराव अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उत्तर क्या है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो हम कहेंगे BR अंबेडकर साहब ने भाग लिया था। बाद में क्योंकि गतिरोध हो गया कि भैया भारत विभाजन हो जाएगा, भारत का लगातार विभाजन ब्रिटिशर्स करते चले जा रहे हैं, पहले मुसलमानों का अलग हो गया, फिर बाद में ये हो रहा है शेड्यूल्ड कास्ट का अलग हो रहा है, तो ऐसे भारत के टुकड़े हो जाएंगे। और इसी में गांधी जी जेल में ही अनशन कर देते हैं, और बाद में गांधी जी और BR अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है। क्या होता है? पूना पैक्ट होता है, पूना समझौता होता है। अगला देखो क्या है, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? देखो कहानी के नुमा चलोगे तो याद हो जाएगा। तो पूना समझौते पर हस्ताक्षर हो रहे हैं 24 सितंबर 1932 को। और इसमें क्या किया गया, इसमें बेसिकली अगर हम आपसे बातचीत करें, पूना समझौते के माध्यम से
जो शेड्यूल्ड कास्ट, जो अनुसूचित जाति, जो अछूत लोग थे, अनटचेबल पर्सन थे, उनके प्रतिनिधित्व की संख्या को बढ़ा दिया गया केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में। आगे, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था 1940 में, 1940 में। कह रहे कि तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पहले सत्याग्रही, ध्यान से पूछना, पहले सत्याग्रही भी पूछ लेता है, आपसे पूछ लेता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो दूसरे सत्याग्रही थे आपके जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे कौन थे? ये ब्रह्मदत्त साहब थे। अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन इसके भी तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो हम कहेंगे तीसरे सत्याग्रही जो थे वो ब्रह्मदत्त साहब थे, मतलब उत्तर इसका डी हो जाएगा। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया। सर स्टेफर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे? चार ऑप्शन, 23 जनवरी 1941 को पहुंच रहे हैं, 23 मार्च 1942 को पहुंच रहे हैं, फिर कह रहे हैं 23 जून 1942 को पहुंच रहे हैं, और फिर कह रहे हैं 23 अक्टूबर 1942 को पहुंच रहे हैं। उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर सोच समझ के करना, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि जल्दबाजी करोगे गड़बड़ा जाएगा। जल्दी से आंसर करो। तो क्रिप्स मिशन जो है दिल्ली पहुंच रहा है 23 मार्च 1942 को और इसी क्रिप्स मिशन की विफलता के परिणाम स्वरूप ये आ क्यों रहा है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग चाहता है। इंग्लैंड क्या चाहता है? भारतीय सेना भारत सहयोग करे, और अमेरिका जैसे देशों का दबाव बन रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त किया जाए, क्योंकि 1939 से युद्ध चल रहा, 2-3 साल हो गए, तो सैकड़ों लाखों सैनिक मर रहे हैं, तो दबाव बनना है। और इसी के संबंध में स्टेफर्ड क्रिप्स या क्रिप्स मिशन जो है भारत, ये क्रिप्स मिशन जो है वो भारत आते हैं। लेकिन क्रिप्स मिशन की विफलता के परिणाम स्वरूप भारत में 7 से 8 अगस्त को ग्वालियर टैंक मैदान बंबई में क्या होता है? बेसिकली हमारा भारत छोड़ो आंदोलन की रणनीति बनती है, और 8 अगस्त को क्या होता है? हमारा यह आंदोलन एक प्रकार से स्वीकृति दी जाती है, और 9 अगस्त से हमारा यह आंदोलन शुरू हो जाता है। तो बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव, बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास किया गया। कब पास किया गया? तो हम कहेंगे भैया 8 अगस्त 1942 को यह पास किया गया, और 9 अगस्त से आंदोलन शुरू, और ये पास किया गया 8 अगस्त की मध्य रात्रि को इस सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। और यह आंदोलन क्या है? स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। तो आप कह रहे भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? भैया कोई भी नेतृत्व नहीं कर रहा, क्योंकि सबको जेल में डाल दे रही है ब्रिटिश सरकार, सबको उठा के जेल में पटक दे रही है, समझे? सबको उठा के जेल में डाल दे रही है। कह रहे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? तो खुफिया रेडियो दो लोगों ने, राम मनोहर लोहिया जी ने प्रारंभ किया। और इसके साथ साथ बातचीत करें भूमिगत रूप से, आप देखोगे तो 4 ऑप्शन है, उषा मेहता, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट। तो उषा मेहता जी का नाम देखने को मिलता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो जो है वो उषा मेहता जी ने प्रारंभ किया था। अगला, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय सेना, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना डॉक्टर मोहन सिंह के नेतृत्व में, डॉक्टर मोहन सिंह के द्वारा, मोहन सिंह के नेतृत्व में की जा रही है। कब? 1942, 1942 में, 1942 में यह एक प्रकार से की जा रही है। कह रहे आईएनए किसके दिमाग की उपज है? सुभाष चंद्र बोस नहीं, बाद में बागडोर इनको मिलती। मोहन सिंह, बिल्कुल उत्तर सही है। तो हम यहीं पर रुक जाते हैं। डॉक्टर मोहन सिंह के दिमाग की उपज आपकी आईएनए रहती। आईएनए किसके दिमाग की उपज रहती है? तो हम कहेंगे मोहन सिंह के दिमाग की उपज रहती है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? कह रहे सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना, फिर क्या कह रहे हैं? फिर कह रहे हैं विदेशी माल का बहिष्कार करना, फिर क्या कह रहे हैं? सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग देना, उपयुक्त सभी कार्यक्रम। तो असहयोग आंदोलन जो 1920 में प्रारंभ किया जा रहा महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उसमें सरकारी अदालतों के बहिष्कार की बात को स्वीकार किया गया, विदेशी माल का बहिष्कार करने की बात करी गई, सरकारी व अवैतनिक पदों व उपाधियों के त्याग करने की बातचीत हुई। मतलब तीनों ही, और उपयुक्त इसका क्या हो जाएगा? डी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। डी वाला आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला,
रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? कुटीर उद्योगों को समाप्त करना, कुटीर उद्योगों को समाप्त करना, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त करना। इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1919 का रॉलेट एक्ट है, 1919 का। और मैंने अभी आपको बताया कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का ये एक्ट है। और इसी के विरोध के फलस्वरूप जब डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करा गया तो इसी के परिणाम स्वरूप क्या निकला? इसी के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जहां पर जनरल डायर ने सैकड़ों लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा चलाए या बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? लाला लाजपत राय एवं बिपिन चंद्र पाल के द्वारा, श्रीमती एनी बेसेंट एवं लोकमान्य तिलक के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले व सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, और उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या उत्तर इसका सही होगा? जल्दी से आंसर करना। तो हम कहेंगे, ध्यान सुनिएगा, होम रूल आंदोलन जो है इसका नेतृत्व तो श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा किया गया। लोकमान्य तिलक साहब ने होम रूल आंदोलन जो अप्रैल 1916 में, यह अप्रैल 1916 में शुरू कर रहे हैं। और दूसरी बातचीत करें, एनी बेसेंट जो है वो सितंबर 1916 में। तिलक साहब का जो होम रूल आंदोलन है वो सीमित है महाराष्ट्र वगैरह के क्षेत्र में, लेकिन एनी बेसेंट का जो होम रूल है वो पूरा भारत व्यापी है, मतलब बड़ा आकार का देखने को मिलता है। पूना समझौते की मुख्य व्यवस्था क्या थी? पूना समझौते की मुख्य व्यवस्था क्या थी? क्या है? कह रहे सामान्य निर्वाचक क्षेत्रों से दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखे गए। बिल्कुल, दलित लोगों के लिए निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित किए गए। केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी सामान्य स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित किए गए। ये भी सही। और ये कह रहे हैं दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं व सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो ये भी सही है, मतलब उपयुक्त सभी सही है, मतलब इसका आंसर तीनों हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया? कौन सा था? बताओ जल्दी से भैया। मराठा एवं केसरी, बिना सोचे आंसर करो। मराठा एवं केसरी समाचार पत्रों का प्रकाशन लोकमान्य तिलक के द्वारा करा गया। अगला, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? अभी बताया, आज के सेशन में मैंने ये क्वेश्चन बताया है। कब हुआ? 5 मार्च 1931। और इसी के बाद महात्मा गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए यूनाइटेड किंगडम जाते हैं। लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया? तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि 12 नवंबर 1929 को, 12 नवंबर 1930 को, 12 नवंबर 1931 को, 12 नवंबर 1932 को। तो देखो, पहली बात समझ लो, 3 होते हैं, डेट एक है। 1929 में हो नहीं रहा है, 3 हो रहे हैं, तो 30, 31, 32 में हो रहा है, 30, 31, 32 में हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में पहला कह रहे हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो कब हो रहा है? तो कहेंगे 12 नवंबर 1930 को क्या हो रहा है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? 1907 में हुआ। और 1907 का अधिवेशन कहां पर हुआ था? हम उत्तर करेंगे सूरत में हुआ था। कहां पर? सूरत में यह अधिवेशन हुआ था। अगला, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कार्यक्रम क्या है? उत्तर करना है। महात्मा गांधी की निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? जल्दी से आंसर करना है, उत्तर करना है, जल्दी से उत्तर करो। तो कह रहे चंपारण सत्याग्रह 1917, अभी बता चुके हैं। अहमदाबाद मिल अगर हम बातचीत करें तो 1918 में हड़ताल होती है। खेड़ा का जो आंदोलन है वो 1918 का है, नहीं 1900, हम क्या कहेंगे 1918 का। और असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। तो उत्तर क्या होगा? देख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे। बी आर अम्बेडकर जी नहीं, भगत सिंह बिल्कुल, सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल नहीं, जयप्रकाश नारायण बिल्कुल नहीं, मतलब उत्तर क्या है? भगत सिंह।
और इसकी स्थापना कब हो रही? हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली, फिरोज शाह कोटला मैदान नई दिल्ली, कोटला मैदान दिल्ली में हो रही है। और इससे पहले यह संगठन जो है वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। कहां पर? कानपुर में। तो एक क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ एक संगठन माना जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करें। अगला क्वेश्चन जो हम कहें वो क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ हुआ था? तो आपको उत्तर करना है, कह रहे कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना 1946 की। क्रिप्स मिशन है स्टेफर्ड क्रिप्स 1942। साइमन कमीशन रिपोर्ट 1928, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रिस्पेक्ट एनालिसिस करने में। और वेवेल योजना कब की है? वेवेल योजना 1945। उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से मैच करके देखो। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो हो रहा है वो 1942 8 अगस्त 9 अगस्त को शुरू करा जा रहा है। मतलब क्रिप्स मिशन की बेसिकली क्या है? प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्रारंभ किया गया। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, उन्हें तिथि के अनुसार क्रमबद्ध करो। महात्मा गांधी बेलगाम अधिवेशन 1924, जवाहरलाल नेहरू 1929 लाहौर अधिवेशन, है ना। वल्लभ भाई पटेल 1931 कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन। और इधर लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। और कौन है? बेलगाम अधिवेशन, बेलगाम अधिवेशन या बेलग्राम अधिवेशन। और अगला कौन है? अगला है श्रीमती सरोजनी नायडू 1925। और ये कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन। तो अब मिलाओ, सबसे पहले कौन हो रहा? 1924 गांधी जी, एक के बाद 4, एक के बाद 4, एक के बाद 4, मतलब ऑप्शन नंबर सी। देखो मिला लो, 1 4 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3, सही है? 1 4 2 3, क्या ये सही है? बोलो भाई, इतना समझ में आ गया? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला 98 नंबर क्वेश्चन, 98 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़े और नीचे दिए गए कूट से उनका सही कालक्रम बताएं। नीचे दिए गए कूट से उनका सही कालक्रम बताएं। मेरठ में विद्रोह, मेरठ में विद्रोह आज ही के सेशन में देखो ऊपर से बताया सबसे पहले, अगर आप ध्यान दे पाए हो। मेरठ को देखो जल्दी से, पहला क्वेश्चन कहा गया, मेरठ विद्रोह कब हुआ? 10 मई, 10 मई हो रहा है। लखनऊ का विद्रोह कब हो रहा है? लखनऊ के बारे में बातचीत करें तो भैया 30 मई के आसपास हो रहा है। झांसी की बातचीत करें, झांसी की बातचीत करें, झांसी में कब हो रहा है? 5 से 8 जून के बीच में हो रहा है, 5 से 8 जून के बीच में हो रहा है। और इलाहाबाद की बातचीत करें तो 6 जून के बारे में हो रहा है। तो मिलान कर लो कौन सा सही है मेरठ में। तो अगर एग्जैक्ट देखोगे तो सबसे पहले मेरठ हो रहा है, मेरठ के बाद लखनऊ कर दो, लखनऊ के बाद आप कर दो अरे 3 4, ठीक है, 5 6 7, ठीक है। तो 1 2 3 4 मतलब 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? 1887 का कांग्रेस अधिवेशन, 85 में बंबई, 86 में कलकत्ता, तीसरा मद्रास, सही है, ठीक। 1888 इलाहाबाद, बिल्कुल सही। 1890 कलकत्ता अधिवेशन, फिरोज शाह मेहता, बिल्कुल सही। 1892 बंबई अधिवेशन, ये सही नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर हम आपसे बातचीत करें, ये जो अधिवेशन है बेसिकली अगर हम आपसे बात करें तो 1885 में बंबई में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। मतलब उत्तर नंबर कौन सुमेलित नहीं है? तो डी वाला आंसर सही सुमेलित नहीं, ठीक। तो अगर मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत करूं तो ये हमारा सेशन था, 99 क्वेश्चन हमने करे। समय कितना लगा? तो 60 30 90 93 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करने में लगे। बहुत तेजी के साथ हमने पढ़ा, क्योंकि पता है आप सब लोग ट्रैवल कर रहे होगे, कल पेपर है, तो अगर देख पाइए तो देख लीजिएगा इसको एक प्रकार से रिकॉलिंग, क्योंकि 5 क्वेश्चन इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो ये क्वेश्चन है और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। जब आप लोग वापस आइएगा तो अपना पेपर बताइएगा कैसा हुआ, एग्जाम में क्वेश्चन आए कि नहीं, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल जीके जीएस बाई सुधांशु सर को क्या कर सकते हैं? सुधांशु सर को आप
ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और अपने सभी दोस्तों को अपने सभी ग्रुप तक इसको शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।